हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग द मैटर। मैटर क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है मीन्स किसी भी सब्सटेंस के 3 फेजेस होते हैं। वो 3 फेजेस में पाया जा सकता है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन उन सारे फेजेस में सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो, इसमें से आज हम लोग जो जिस स्टेट के बारे में मतलब मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, उसके 3 स्टेट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। सो आवर चैप्टर इज बेस्ड ऑन कम्प्लीटली सॉलिड स्टेट। ये पूरा चैप्टर जो हमारा सॉलिड स्टेट पे बेस्ड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ तो आपको कुछ मालूम ही होगा कि सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, बिकॉज सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वो सब एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके लिए उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर दे हैव रिजिड इन शेप। उनका जो शेप होता है वो रिजिड होता है। कुछ सॉलिड्स के लिए शेप चेंज हो सकते हैं, लाइक जिसके अंदर इलास्टिसिटी जैसी प्रॉपर्टी हो, बट देन ऑल्सो अगर वो प्रॉपर्टी आप हटा देते हो, एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो, दे विल रिगेन देयर पोजीशन। लिक्विड के केस में क्या होता है कि जैसे कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में गैप जो होता है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। और इन केस ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स आर सो फार फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है और यू कैन से बहुत ही कम होता है। ठीक है। और जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम और मास दोनों ही सेम होता है और उनका शेप भी सेम होता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड वॉल्यूम तो सेम होता है लेकिन शेप में चेंजेस हो सकता है। बट इन केस ऑफ गैस वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और गैस भी शेप भी फिक्स नहीं होता है, दोनों ही चेंज हो सकते हैं। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ डायरेक्ट जाऊँगा, जिसमें मैं आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड होता है उसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉलिड को 2 पार्ट्स में मतलब 2 टाइप्स के मेन सॉलिड्स पाए गए हैं। इसमें से एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो सेकेंड वन है दैट इज अमॉर्फस। सो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है एंड व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड? तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्रिस्टलाइन क्या है और अमॉर्फस क्या है। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ और अकॉर्डिंगली आई विल लेट यू नो। जैसे इफ दीज आर द एटम ए, and this is the atom B, अगर आप लोगों को इफ यू ऑल आर एबल टू सी, तो आपको समझ में आएगा कि एटम ए और बी का जो बॉन्डिंग है आपस में और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आपको रेगुलरिटी दिख रही होगी। कोई भी आगे पीछे ऐसे रैंडम नहीं है, सब एक दूसरे के साथ रेगुलरली अटैच्ड है। बट अगर मैं आपको अमॉर्फस सॉलिड में ले आता हूँ, कुछ जैसे ये ए और दिस इज बी, अगर आप इसमें देखोगे तो एटम्स की पोजीशन उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। दे आर नॉन ऑर्डर्ड पेयर, मतलब उनके
उनमें कोई सा ऑर्डर कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा है, सब कौन किससे अटैच्ड है, कैसा है, मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं है, ज्योमेट्री उसकी फिक्स नहीं है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। सो यू कैन से दैट कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम होता है, फर्स्ट पॉइंट आपका यही होगा, कंस्टिट्यूएंट एटम, कंस्टिट्यूएंट एटम्स आर अरेंज्ड in regular manner, regular order manner you can say, बट अगर आप अमॉर्फस में आओगे तो नॉन रेगुलर ऑर्डर्ड मैनर, मतलब एटम्स जो होते हैं इसे कंस्टिट्यूएंट एटम्स वो नॉन रेगुलर ऑर्डर मैनर में अटैच एक दूसरे से लिंक होते हैं। आप दूसरा पॉइंट भी इसमें डाल सकते हो, द ज्योमेट्री ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज फिक्स, ज्योमेट्री ऑफ एटम बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स फिक्स, वो फिक्स होती है। इसमें ज्योमेट्री between molecules and atom is not fixed or does not fix, you can say not fixed, सब कैसे भी आगे पीछे होते हैं। थर्ड पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो हो ही नहीं सकती, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो शार्प होती है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प नहीं होती है। हाँ, नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ शार्प और नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एग्जैक्ट मेल्ट होगा डायरेक्टली सॉलिड से, उसकी मेल्टिंग पॉइंट आएगी डायरेक्टली, वो भी एकदम फिक्स मतलब टेम्परेचर पर। इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड ऐसा नहीं होता है, उसमें रेगुलरिटी नहीं दिखती है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है शार्प नहीं होती है, उसमें एक रेंज होता है। यहाँ पे रेंज नहीं, आपको एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट मिलेगी, बट यू विल गेट रेंज इन अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस में आपको एक रेंज होगा कि हाँ 10 से लेकर 20, 10 to 15 ऐसा कुछ रेंज, लेकिन यहाँ पे आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगी। अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है अमॉर्फस वालों की, वो है एनिसोट्रॉपी। ये एनिसोट्रॉपी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एनिसोट्रॉपी का मतलब कि जैसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड्स की, वो प्रॉपर्टी जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज अगर आप अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में देखते हो, अगर इफ यू आर गोइंग टू सी फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऐसा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यू गेट समथिंग एल्स। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का इधर से देखते हो इस डायरेक्शन में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कंडक्टिविटी विल बी समथिंग डिफरेंट। अगर आप ऐसा देखते हो तो विल बी समथिंग डिफरेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में जो कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती है डायरेक्शन वाइज इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एनिसोट्रॉपी। इसके लिए जो हमारा अमॉर्फस है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपी। ये डायरेक्शन से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में आपको कोई भी फिक्स या लेना, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कंडक्टिविटी चेंज नहीं होती है, वो हो गया आइसोट्रॉपी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और दो और मेन टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड से जुड़े हुए हैं। एक का नाम है क्रिस्टलाइन के हिसाब से, वो है आइसोमॉर्फिज्म। एंड सेकेंड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म।
आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या मतलब क्या है? तो आइसोमॉर्फिज्म आप आराम से समझ सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इफ आई टेक द एग्जांपल लाइक NaF सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपने इन दोनों को देखा होगा तो यू विल कम टू नो कि जो इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो एटम्स का जो रेशियो है, तो यहाँ पे एक सोडियम और एक फ्लोरीन मतलब 1:1 है, यहाँ पे भी 1:1 है। तो इट मीन्स कि एटम्स के जो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, उसमें एटम्स के जो रेशियो रहेंगे वो सेम रहेंगे 1:1। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, अगर आप देखना चाहोगे तो सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे भी आपको वही 1:1:3 1:1:3 का रेशियो मिल रहा है। तो ऐसे अगर ऐसे मतलब इफ यू आर गेटिंग सम क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक दैट कि जिसके एटम्स का रेशियो सेम हो, तो दे आर टर्म्ड एज आइसोमॉर्फिक मीन्स और द प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म से जो सबसे जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसको हम लोग एलोट्रॉपी भी बोलते हैं। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, एलोट्रॉपी मीन्स कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जा सकते हैं। जैसे कार्बन होता है, तो कार्बन मतलब उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे लेकिन अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन जो होता है वो डायमंड, फुलरिन्स अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपको मेरे हिसाब से आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको समझ में आया, जो कि मतलब पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट कि वन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा और भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जा सकता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ।